हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम सी एस आई आर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस वंडरफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक सी एस आई आर नेट, आई आई टी जैम एंड सी यू ई टी पी जी एम एस सी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्षितिज बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्षितिज बैच क्या है? हमारा आई टी जैम का क्रैश कोर्स है। आई टी जैम 2023 के लिए हमने आप लोगों को एक प्रॉपर वे में थ्योरी सेशन, पी वाई क्यू सेशन डिलीवर कर दिए हैं। ये क्षितिज बैच में मेरा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग आई टी जैम 2024 की क्षितिज बैच में मिलेंगे और आप लोगों के साथ पेड कोर्स के अंदर भी आप लोगों को अवेलेबल हम लोग मिल रहे होंगे। आप लोगों के साथ जो जो भी कंटेंट है हम लोग वहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे। चलिए आगे की ओर शुरू करते हैं। अब हम लोग जैम पी वाई क्यू के अंदर लीनियर अलजेब्रा मेरा टॉपिक था, तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा के ही कुछ कुछ क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक फिर से वही है, आप लोगों के साथ लीनियर अलजेब्रा की पी वाई क्यू के ऊपर डिस्कशन करना। और आज का जो पी वाई क्यू है वो आप लोगों का जैम 2018 का पेपर है। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा और इसके लिए मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर टाइमर आज मैं आप लोगों को 2.5 मिनट का टाइमर फिर से दूंगा, जैसा हम लोग अपना करते आ रहे हैं। तो 2.5 मिनट का समय शुरू हो गया है। अब क्वेश्चन को जरा आप लोग बड़े ही ध्यान से चबा चबा के पढ़े। उन्होंने बोला क्या हुआ है कि v1 v2 v3 is the linearly independent set of vector of a vector space v over r, then which of the following is also a set of the linearly independent set? linearly independent इसमें से कौन कौन सी है? ये आप लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये सारी चॉइसेस मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से करवाई हुई हैं। मैंने आप लोगों को जो थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे से करवाई हुई हैं। अब आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हाउ टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही प्यारे। चलो अब आप लोग सॉल्व करो इसको। मैं यहाँ पर साइड में आ चुका हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन यहाँ पर दिखता रहे। अगर आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अब आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं उसको आप लोग जरा अंडरलाइन कर लो। उन्होंने बोला हुआ v1 v2 v3 इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये आप लोगों को डिस्कशन करना है। मैंने रेड कर दिया है ताकि आप लोगों को एक दिख जाए हाउ टू थिंक। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो सॉल्व करो। अब आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। जैम 2023 का पेपर आप लोगों का फेब में होने वाला है। तो आप लोग क्या तैयार हैं इसके लिए? आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, बस अब अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा और बढ़ाना है। जैसे ही आप अपने पोटेंशियल को, अपनी रिवीजन को, अपने पीवाई क्यू सेशन को, अपने टेस्ट सीरीज को और बढ़ाएंगे, आप लोगों का जैम क्वालिफाई करने का जो सपना है वो साकार होगा और आप लोग अपनी एडमिशन जो है वो अपनी आईआईटी में कंफर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करा करिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करिए। जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है भाई, बोलो भाई। चलो, मैंने आप लोगों को थ्योरी सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक आप लोगों का जो ट्रेडिशनल मेथड है टाइम्स अप, एक आप लोगों का ट्रेडिशनल मेथड है। अगर सपोज करो मुझे इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर a1 v1 प्लस v2 माइनस के v3, यहाँ से आप करोगे a2 that is 2v1 that is v2 that is 3v3, ये पॉइंट लोगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लोगे that is a3 और यहाँ पर आप लोग लोगे that is 5v1 प्लस 4v2 और 0v3 वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पर लोगे विच इज इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अगर ये a1 a2 a3 अगर 0 आ जाए तो इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप लोग अगर ये करना की सोच रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे जैम एग्जाम में।
हाँ, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, V1 के कोरस्पॉन्डिंग लिख लो। V1 के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, दैट इज E1, यहाँ से हो जाएगा 2E2, और यहाँ से आप लोगों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5A3 ये पॉइंट आएगा। सिमिलरली यहाँ से फिर से V2 का कुछ पॉइंट आएगा, सिमिलरली यहाँ से V3 का कुछ पॉइंट आएगा विच इज इक्वल टू 0। V1 V2 V3 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 होगा, ये वाला फैक्टर 0 होगा, ये वाला फैक्टर 0 होगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसा स्टेप जैम एग्जाम में किया तो आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। ये बेवकूफ़ी आप लोगों को नहीं करनी है। सर फिर आपने इसको थ्योरी सेशन में क्यों करवाया? अरे भाई इसका शॉर्टकट भी तो है, इसका शॉर्टकट भी तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मेरे पास इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और वो मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दिया और उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, और अगर ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। अब जरा ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन करा तो ये क्या आ गया है, इनके कोफिशिएंट्स देखो यहाँ पर, दैट इज 1 1 एंड -1। इनको रो में लिख लो, कॉलम में लिख लो, दैट इज 1 1 और -1। नेक्स्ट नंबर कितना है, 2 1 और 3, दैट इज 2 1, और यहाँ पर कितना है 3। नेक्स्ट नंबर कितना है 5 4 और 0, नेक्स्ट नंबर है 5 4 और 0। इसका आप लोगों को डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व करना है। बस इतनी सी बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, उसमें भी आप लोगों को ये टर्म आप लोग भूल पा रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है? पहले के लिए सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा आप लोगों का -12 पहले के लिए। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा -2, ये रो ये कॉलम छोड़ा, ये बनेगा आप लोगों का 8, तो माइनस के 8 नंबर बनेगा। और यहाँ से आप लोगों का फिर से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 4 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ा तो ये 0, ये रो ये कॉलम छोड़ा तो ये 3, और ये वाला नंबर आप लोगों के पास बन रहा होगा, मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है ना इसको, 5 2। तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, मैंने प्रॉपर लिखा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना यहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर सकता हूँ। तो ये 2 1 और ये 3 5 4 और 0 वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसको एक बार और चेक करते हैं। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज़ 0, दैट इज़ माइनस के 12, तो मेरे पास -12 आ गया। फिर मेरे पास -2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम सॉल्व करा तो ये मेरे पास बना 0 माइनस के 4, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पर -4, और एक बार प्लस का 4 होगा तो -8, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर मेरे पास होगा यहाँ पर 5, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ा तो ये हो गया 3 और +1 दैट इज़ 4, दैट इज़ 20। हाँ ठीक है, मैं ठीक ही कर रहा था, मेरे को पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हुआ। विच इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। क्लियर है ना? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर परफेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे भी जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और वेरिएबल से ज़्यादा आप लोगों के पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं किसी सेट में, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा होगा यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा। इसका मतलब ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। प्लीज़ आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, क्या ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको इससे डिटर्मिनेंट मेथड से ना इसको सॉल्व ज़रूर करना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्लियर है ना? कई बार कैलकुलेशन को ध्यान से करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2.5 मिनट का समय शुरू हो गया है। अब समय शुरू होता है। अब उन्होंने यहाँ पर हमारे पास दिया क्या हुआ है, बड़े ही ध्यान से चबा चबा के आप क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़े। उन्होंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि वेक्टर स्पेस ओवर V ओवर R इज द पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3, देन अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V, देन रैंक ऑफ T इज, देन रैंक ऑफ T इज। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, आप लोगों को ये आना चाहिए हाउ टू थिंक। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। हाँ जी बच्चा लोग, आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक V ओवर R, आप लोगों को एक वेक्टर स्पेस गिवन है जिसको आप P3R के बारे में जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर Pn ओवर R के ऊपर बात करूँ तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल बोल लो या सेट ऑफ ऑल
फंक्शंस बोल लो जिसकी डिग्री जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड कोफिशिएंट्स आर कमिंग फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आर कमिंग फ्रॉम द रियल नंबर। ये हमें यहाँ पर गिवन है लेस देन और इक्वल टू n। यहाँ हम किसके लिए बात कर रहे हैं, n के लिए ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, n के लिए। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं P3/R जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल स्लैश फंक्शन जिसकी हमारे पास यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, और कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। और अगर मैं यहाँ से इसके बेसिस के ऊपर बात करूँ तो इसकी यहाँ से डायमेंशन कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। P&R की जो डायमेंशन है वो हमारे पास n+1 होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके बेसिस के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, 1 x, x² x³ अप टू सो ऑन। यहाँ होता है x की पावर n इज द बेसिस ऑफ दिस नंबर। और अगर मैं इसके बेसिस के ऊपर बात करूं तो इसकी मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ P3/R, इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी होती है सर, हमारे पास ये 3+1 दैट इज 4 होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास जो बेसिस एलिमेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके बेसिस के ऊपर बात करूँ तो बेसिस हमारे पास होते हैं 1x, x² और x³ आर द बेसिस ऑफ दिस नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 4 हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। ओके जी, आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया होगा और आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो आओ इसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। मुझे टी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कैसे गिवन है, टी ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक गिवन है दैट इज x माइनस दैट इज फंक्शन माइनस x इंटू फंक्शन। यहाँ पर है आप लोगों के पास दैट इज द पॉलिनोमियल माइनस x इंटू पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर स्टैंडर्ड बेसिस इसके ऊपर डालूं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V/R, तो मेरे को यहाँ पर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कर सकते हैं ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के अंदर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को उसकी मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। थ्योरी सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास यहाँ पर जो उन्होंने हमारे को जो वेक्टर स्पेस गिवन है, वेक्टर स्पेस V/R, वो क्या गिवन है सर, P3/R के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 1x, x² और x³ हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, हाँ जी रिकॉर्डिंग ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा उनको इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के मैट्रिक्स लिखनी है, काम खत्म। बस आप आ जाओ इसके ऊपर। अब हम यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर टी ऑफ पहली के ऊपर बात करूँ 1 के ऊपर, तो 1 माइनस x इंटू 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 1। अब 1 को बाकी के 1 को इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x³ वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ होगा x, यहाँ होगा x, तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x³ वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर x², तो ये मेरे पास होगा x² माइनस x और यहाँ इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x, तो ये बनेगा मेरे पास यहाँ पर 2x², तो ये बनेगा माइनस का x²। इसका मतलब ये 0 इंटू 1 0 इंटू x प्लस, और यहाँ पर होगा आपका माइनस का x² प्लस 0 इंटू x³ वाली टर्म हमारे पास होगी। सिमिलरली x³ के ऊपर बात करें तो ये मेरे पास होता है x³ माइनस x और यहाँ होगा आपका 3x², ये बनेगा माइनस के 2x³ वाला पॉइंट हमारे पास होगा, दैट इज 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू x प्लस 0 इंटू x² माइनस के 2 इंटू x³ वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। हमने ये पूरी बेसिस के ऊपर बातचीत यहाँ पर कर ली है। अब आपको इसकी मैट्रिक्स लिखनी है, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा सर, ये जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं जो आपने लिखे हैं 0 1 0 0 0 0
0 0 0 that is 0, that is 0 0 -1 0 0 0 0 और -2, ये सारे रो में हैं। इनको कॉलम के तौर पे अगर हम लिखें तो ये 1 0 0 0 वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट विल बी द रो 0 0 0 0 नेक्स्ट आएगी। नेक्स्ट नंबर 0 0 -1 0 0 0 0 -1 और 0। नेक्स्ट नंबर 0 0 0 -2 0 0 0 और -2 वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब यहाँ से रैंक ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ चुकी है। बस अगर मैं यहाँ पर रैंक के ऊपर बात करूँ, यहाँ पर रैंक ऑफ टी के ऊपर बात करूँ तो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी था, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 2.5 मिनट का समय। 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। 2 मिनट 30 सेकंड का समय शुरू हो गया है अब आप लोगों के साथ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। यस एवरीवन, क्विकली सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। यस एवरीवन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Let I be I denoted by 4 cross 4 matrix if the roots of the characteristic polynomial of 4 cross 4 matrix is 1 plus minus root of 1 plus minus root 5 upon 2, then m की पावर 8 is, then m की पावर 8 is। समझदार को इशारा ही बहुत है। क्वेश्चन ने बोल दिया मैं कौन से टाइप का क्वेश्चन हूं, ये हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है मैं कौन से टाइप का क्वेश्चन हूं, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बस समझदार को इशारा ही बहुत है कि सर कहना क्या चाहते हैं, इतनी सी बात है बस। जो जिसको समझ, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे पास हिंट गिवन है, मुझे देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपको। करते रहो आप लोग अपना काम। वाइट बैकग्राउंड पे सही लग रहा है। नेक्स्ट क्लासेस से ना वाइट बैकग्राउंड पे करेंगे। सॉल्व करो फटाफट। और टाइम्स अप हो गया इतनी जल्दी? सर क्वेश्चन भी हो गया हमारा, सर हमारा क्वेश्चन भी हो गया, आपका टाइम्स अप और हमारा क्वेश्चन सेम टाइम पे कंप्लीट हुआ। उन्होंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि हमारे पास रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किया हुआ है। रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m वो दिया हुआ हमारे को, दैट इज प्लस माइनस रूट के अंदर भी 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये इन्होंने हमारे को दिया है पहले से ही, इतनी बात उन्होंने हमारे को दे दी, इतनी बात उन्होंने जो है हमारे को यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। डन। अब आ जाओ इसके ऊपर, यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये x की वैल्यू को मैं मान लूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का ये क्या है, रूट है। अब अगर मैंने यहाँ पर कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाला नंबर, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। मैं 2 को इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू द प्लस माइनस रूट
5। यहाँ से फिर से मैंने क्या करा, यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही ये नंबर मेरे पास हो गया है 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्या बन जाएगा, a² दैट इज़ 4x⁴ प्लस b² दैट इज़ 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 2 टू ज़ा 4x² वाला पॉइंट होगा विच इज़ इक्वल टू द 5। ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, 5 बनेगी। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4x⁴ माइनस 4x², और ये नंबर बनेगा -4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 4 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं हम यहाँ से। ये बन जाएगा x⁴ विच इज़ इक्वल टू द i, विच इज़ इक्वल टू द i नहीं दैट इज़ 1 प्लस x²। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड एज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, रूट से हम लोग करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे आ चुके हैं। ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये कुछ नहीं, ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पर किसकी, m की विद रिस्पेक्ट टू x। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड एज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जैसे ही वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगी हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा सर m⁴ विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस m का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब ये जो मेरी स्टार इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर मैं यहाँ पर बोल दूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास यहाँ पर m⁴ तो आ जाएगी विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस m² का पॉइंट का होल स्क्वायर होगा। तो ये बन जाएगा i प्लस m⁴ और यहाँ से बनेगा 2m² का पॉइंट। अब m⁴ फिर से इंट्रोड्यूस हो गया। m⁴ क्या है, i प्लस m², तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी i प्लस m² प्लस 2m²। यहाँ से बन जाएगा आपका 2i प्लस 3m² का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा विच इज इक्वल टू द m⁴, विच इज इक्वल टू द m⁴। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है। हाँ जी बोलो जी, कौन सा ऑप्शन है, 2i प्लस 3m²। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 2.5 मिनट का समय शुरू होता है। अब 2.5 मिनट का समय शुरू होता है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अब जल्दी से सॉल्व करें। यस एवरीवन, क्विकली जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर करें। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड, टाइमिंग, एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से आप लोगों को पढ़नी है। हाउ टू थिंक। उन्होंने हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is alpha, beta, gamma, then which of the, then this is, if this system has at least one solution, at least one solution, कम से कम एक solution हो, which of the following is true। और मैं आपको बोल देता हूँ ये आप लोगों का MSQ का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का JAM 2018 लीनियर अलजेब्रा का, JAM 2018 लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। यस एवरीवन,
सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो तो ये किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? हाँ जी बच्चा लोग, ये आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिख रहा है? ओके, थोड़ा छोटा कर लिया। ये आप लोगों को ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये आप लोगों को कुछ ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम के ऊपर बात हो रही है, हाँ या ना? नॉन होमोजीनियस सिस्टम के ऊपर बात हो रही है, यस। अब जैसे ही नॉन होमोजीनियस सिस्टम आता है तो हमारे पास इसके तीन केस आते हैं, केस नंबर 1, यहाँ पर इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आता है? जब रैंक ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का रैंक के इक्वल नहीं होता। मेरे पास यहाँ पर इसका दूसरा केस क्या आता है? दैट इज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस आता है। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के अंदर कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही ना यहाँ पर, यस। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी विच इज लेस देन एन, लेस देन एन। क्लियर है? मेरे लेस देन और इक्वल टू एन। यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड के अंदर आता है यहाँ पर दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है ना? इसका मतलब आपको अब किस किस पार्ट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है? आप लोगों को केस नंबर 2 और केस नंबर 3 दोनों के ऊपर इसके बारे में आप लोगों को ध्यान यहाँ पर ज़रूर देना है। ओके जी, अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं यहाँ से ना ए ऑगमेंटेड बी बनाता हूँ। ए ऑगमेंटेड बी मैंने यहाँ पर बनाई, मैंने इसको किस टाइप पे लिख दिया यहाँ पर? दैट इज 1 1 1 1 अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 1 ऑगमेंटेड अल्फा, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 1 बीटा 1 1 बीटा 1 ऑगमेंटेड गामा, ये पॉइंट आ गया। दैट इज 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा विच इज इक्वल टू विच इज ऑगमेंटेड बीटा, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर इसको रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा R2 में चेंज, दैट इज R2 माइनस के R1। और अगर मैंने यहाँ पर बोला R3 में चेंज विच इज़ R3 माइनस के R1 वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं इसको यहीं पर ही चेंज कर देता हूँ। R2 में चेंज R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 दैट इज 0, दैट इज बीटा माइनस 1, ये मेरे पास हो जाएगा 0, दैट इज अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा। तो इसी को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, दैट इज गामा माइनस के अल्फा। नेक्स्ट R3 में चेंज R3 माइनस R1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, ये भी पॉइंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा ये, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा माइनस के अल्फा वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये मेन मैट्रिक्स यहाँ पर आप लोगों के पास आ चुकी है। अब एक एक करके यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का MSQ का क्वेश्चन है, फिर से मैं बात बोल दूं, ये भी आप लोगों का MSQ का क्वेश्चन है और JAM 2018 लीनियर अलजेब्रा की टॉपिक से आया हुआ है। और टॉपिक का नेम क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से हो रही है। ओके जी, अब हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं कैसे अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व आउट कर सकते हैं। अरे भाई फोन किसका है? चलो बाद में उठाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास ये ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स तो यहाँ पर बनी। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हो रही है। हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर? अगर मैं बोलता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन गामा इज इक्वल टू 1 होगा हमारे पास, देख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए के ऊपर बात करूं, मैंने बोला अल्फा इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैंने अल्फा को इक्वल टू 1 पुट करा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या बन रही होगी? दैट इज 1 1 1
और यहाँ पर ऑगमेंटेड आ जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 1, सॉरी ये नंबर होगा 0, ये हो जाएगा बीटा -1, ये होगा 0, ऑगमेंटेड अल्फा गामा -1 वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा बीटा -1। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पर किसके ऊपर सोचना, किसके ऊपर है, रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू लेस देन रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विच इज लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3। या तो 3 होगी या तो 2 होगी या 1 होगी, लेकिन होनी दोनों में सेम चाहिए। अगर 3 हो जाएगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और अगर मेरे पास 3 से छोटी हो जाएंगी तो वो मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए उन्होंने बोला गामा की वैल्यू इक्वल टू 1 है। जैसे मैंने अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर लिया तो मेरे पास यहाँ से रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। अब लेस देन और इक्वल टू 2 होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से अल्फा -1 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बीटा -1 विच इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, हाँ या ना। अब जैसे ही मैं अल्फा -1 लेता हूँ तो अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 और यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 के केस में मुझे यहाँ पर मिल पा रही है ना। इनमें से एक होंगी, या तो ये होगा या तो ये लेना पड़ेगा या तो ये एक आएगा। अब अगर मैंने अल्फा गामा है ना, इसको ये गामा होता है, ये वाला अल्फा होता है, मैं भी थोड़ा सा आप लोग, ये अल्फा ये बीटा और ये होता है गामा। तो अगर मेरे पास गामा की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई तो मेरा ये केस ट्रू है, देन की बात हो रही है, यस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी ट्रू फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये मेरी ओरिजिनल है ग्रीन वाली मैट्रिक्स, इसके ऊपर कोई मैंने छेड़छाड़ नहीं करी है। अब वो बोल रहे हैं अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी के लिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। बी के लिए बोल रहे हैं अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है, देन वो बोल रहे हैं कि गामा और अल्फा दोनों आपस में इक्वल है, नो प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन को डाल देते हैं, दैट इज 1 1 1 गामा अल्फा, दैट इज बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ये 0 0 0 और यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा, दैट इज 0 0 और ये अल्फा -1 विच इज इक्वल टू द बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 1 है, तो ये 1 ऑगमेंटेड 1 माइनस अल्फा का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। फिर इस केस के लिए भी यहाँ पर अब आप देख लो रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से भी 2 है, विच इज अब ये 2 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को क्या होना पड़ेगा, विच इज लेस देन 2 होना पड़ेगा, विच इज लेस देन 2 होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसको 2 होना है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरे पास अगर ये 0 होगा तो अल्फा इज इक्वल टू गामा यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा यहाँ पर ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब ऑप्शन नंबर सी के ऊपर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी को मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं बीटा इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास यहाँ से बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन वो बोल रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाती है, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 1 माइनस 1, दैट इज ये नंबर मेरे पास 0 हो गया, और ये बीटा -1 ये मेरे पास 1 हो गया है। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ से वैल्यू क्या हो गई कि मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई है, इस केस के लिए मेरे पास ये बन गया कि रैंक ऑफ ए जो है यहाँ पर तो 2 आ रही है, लेकिन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की टर्म आ रही है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, नो सॉल्यूशन का केस बना। ये नो सॉल्यूशन का केस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं पहले ये सारा पॉइंट्स जो हैं ये हल्के हल्के
इनको डिलीट कर देता हूँ, ये वाले पॉइंट्स। डिजिटल बोर्ड का सहारा हम लोगों ने लिया, ये अभी भी ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पर खड़ा है। हाँ जी। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास गामा की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है देन अल्फा इज इक्वल टू 1। गामा की वैल्यू इक्वल टू 1 पे, ओके जी। अब गामा की वैल्यू इक्वल टू 1 अगर हम उन्होंने लिया तो गामा की वैल्यू इक्वल टू 1, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। गामा की वैल्यू इक्वल टू 1 ली, बस, और तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। देन अल्फा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इस केस के लिए भी हमारे पास अगर अल्फा की वैल्यू में मान लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 0 हो गया हमारे पास। ये नंबर हमारे पास 0 हो गया, ये 1 है, ये वाला नंबर भी 1 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, यहाँ पर 2 आ गई है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। क्लियर है ना, क्योंकि ये वाली क्या होगी, बीटा -1 वाला पॉइंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई ऑल्सो करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा ए बी डी फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ए बी डी फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है होमवर्क। अब एक बार जरा इसमें पहले सुनो कि कैसे ये होमवर्क रहने वाला है। उन्होंने बोला कि m जो है वो लेस देन n है हमेशा, और p मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पर बोली है जो कहाँ से बिलोंग कर रही है, दैट इज n क्रॉस m वाला पॉइंट है। इसका मतलब p भी मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस m का मेरे पास ऑर्डर है। और q मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n का है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़िया आगे। अब अगर मैं यहाँ से रैंक ऑफ p ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस m के ऊपर बात करूँ, तो ये हमेशा हमारे पास होगा दैट इज मिनिमम ऑफ m और n का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज मिनिमम ऑफ m और n। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक, बड़े आगे की ओर। पक्का, किसी का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ यहाँ पर जरूर शेयर करना। डन, विच इज लेस देन, विच इज लेस देन दिस नंबर। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू कितनी है, रैंक ऑफ m क्रॉस n का जो पॉइंट यहाँ पर होगा विच इज लेस देन, दैट इज द मिनिमम ऑफ m और n का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, बाद में कर लेंगे, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई है, कोई PW से फ़ोन है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू अवेलेबल है। ओके जी, आपको मैंने ये हिंट दे दिया, और आप लोगों को यहाँ पर रैंक ऑफ पी क्यू, रैंक ऑफ पी इंटू क्यू का वैल्यू पता है, विच इज मिनिमम ऑफ, विच इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ पी, रैंक ऑफ पी और रैंक ऑफ क्यू के टर्म यहाँ पर अवेलेबल है। ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को हिंट के तौर पे दिए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे, एज अ होमवर्क मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो आप यहाँ पर। मैं तब तक एक कॉल अटेंड करता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर अवेलेबल है। हेलो,
यस एवरीवन, क्विकली सॉल्व करें फटाफट इसको। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। W1 के अंदर वो एक ऐसा सेट है, आप लोग यहाँ पर सेट भी बना सकते हैं कि W1 एक ऐसा मेरे पास यहाँ पर सब स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस है, या W1 को ही वेक्टर स्पेस बोल रखा है, जिसके अंदर वो सभी मैट्रिसेस आ रही हैं ए टाइप की, जिसका ऑर्डर कितना है 5x2 है, और जिनका यहाँ पर ईच रो सम, तो मैं यहाँ पर ईच रो के ऊपर बात करूं तो मेरे पास वो क्या है, 0 है। W2 के अंदर वो सभी मैट्रिसेस आ रही हैं, W2 के अंदर वो सभी मैट्रिसेस आ रही हैं बी टाइप की, जिसका हमारे पास 5x2 की टर्म यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज ईच कॉलम सम विच इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर जो कॉलम सम है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देन इंटरसेक्शनल पार्ट के ऊपर बात बतानी है। मैं आप लोगों से एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 भी फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे, और डायमेंशन ऑफ W2 भी फाइंड आउट करके मुझे आप लोग बताएंगे, और फिर से वही यहाँ से आप लोग डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का एक आंसर मुझे यहाँ पर बताएंगे। ये पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है, डन। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यस एवरीवन, क्विकली सॉल्व करो, क्विकली सॉल्व। अच्छा, टाइम्स अप। अच्छा, रो सम के बारे में उन्होंने हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, एक बार दिया हुआ है कॉलम सम, एक बार दिया हुआ है रो सम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर W1 को बनाने की कोशिश करूँ तो उन्होंने हमारे को यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया हुआ है, 5 रोज और 2 कॉलम के ऊपर, है ना। कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। बहुत स्लो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आए। अब देखना एक मिनट के लिए, यहाँ से है मेरे पास A1, यहाँ है A2, A3, ये है A4, और यहाँ पर है आप लोगों का A5, दैट इज B1, दैट इज B2, दैट इज B3, यहाँ से है B4, और यहाँ से है हमारे पास B5 का पॉइंट। उन्होंने बोला कि ईच रोज आर, इनका सम मेरे पास यहाँ पर 0 है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर A1 प्लस B1 का आंसर कितना है, 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ B1 है, या मेरे पास B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ A1 है, माइनस ऑफ A1 है। तो इसका मतलब अगर मैं इन सभी को यहाँ से हटाऊं और इसकी जगह यहाँ पर लिख लूँ माइनस का A1, माइनस का A2, माइनस का A3, माइनस का A4 और माइनस का A5 वाला पॉइंट मेरे पास हो, तो आप लोग क्या इनकी वैल्यूज को यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे? यस सर, डन। बढ़ूँ आगे, पक्का। अब मेरे पास ज़रा यहाँ से देखना, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ W1, वो क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, वो कितनी है, 10 है, माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, वो कितनी है, 5 है। तो मेरे पास डायमेंशन कितनी आ गई, W1 की 5 आ चुकी है, हाँ या ना। W1 की डायमेंशन 5 है, ओके। अब यहाँ से हटते हैं, अब हम W2 के ऊपर बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पर W2 को डेवलप करने की कोशिश करी, वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर होगा A1, A2, A3, A4, ये होगा मेरे पास A5, यहाँ से होगा B1, B2, B3, B4, और यहाँ से होगा मेरे पास यहाँ पर B5। उन्होंने बोला ईच कॉलम सम 0 है। अगर कॉलम सम 0 है तो इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं A1 को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ विद नेगेटिव साइन। यस सर, सॉरी, A5 को लिख सकते हैं, यहाँ से B5 को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए इसको बोला कि मैंने A5 को लिख दिया नेगेटिव टाइम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ से हो गया प्लस A4। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव टाइम ऑफ B1, यहाँ से हो जाएगा B2, यहाँ से हो जाएगा B3, और यहाँ से हो जाएगा B4 वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना? बोल भाई, पक्का। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ, अब अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W2 के ऊपर बात करूँ तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, मेरे पास यहाँ पर 10 है। यहाँ पर है नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 10 है। लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 1 और ये 2, तो ये हो गया 2, यहाँ से हो गया ये 8, मेरे पास यहाँ पर इसकी डायमेंशन है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे। अब आगे उन्होंने बोला हुआ मुझे यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 निकालो, W1 इंटरसेक्शन W2। उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर वो मेरे पास
5x2 की मैट्रिक्स आएंगी जहां पर मेरे पास ईच रो सम इज इक्वल टू 0 है और मेरे पास यहाँ पर ईच कॉलम सम की वैल्यू भी इक्वल टू 0 है। ये मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शनल पार्ट में लेकर आना है। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार हम यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पर है E1, यहाँ है E2, E3, E4, यह हो गया E5, यहाँ से है B1, B2, B3, B4 और यहाँ से है B5। ईच रो सम इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये सारा का सारा पोर्शन मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस के E1, माइनस के E1, माइनस के E2, माइनस के E3, माइनस के E4 और माइनस के E5 वाला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया, हाँ या ना। अब ईच कॉलम सम इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हटाएंगे हम, ये हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे माइनस ऑफ E1, माइनस ऑफ E1, माइनस ऑफ E2, प्लस ऑफ E2, प्लस ऑफ E3 और प्लस ऑफ E4 का पॉइंट, और इसी का ही पॉजिटिव नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, इसी का ही पॉजिटिव नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है। पॉइंट इनको ऐड करेंगे तो 0, ये कॉलम सम भी 0, रो सम भी 0 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब बात करते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करने की बात यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स मेरे पास यहाँ पर कितने हैं सर, 10 थे। सबसे पहले 10 थे माइनस, अब यहाँ पर ये कितने रह गए मेरे पास, यहाँ पर ये वाले नंबर ऑफ अननोन्स कितने रह गए सर, 4, लेकिन ये तो हुए 6। क्या डायमेंशन 6 है, नहीं सर, रिपीटिशन भी आ रही है अभी, क्योंकि A1 A2 A3 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, अभी रिपीटिशन भी है। तो सर आगे हम बात करेंगे। अब नंबर ऑफ अननोन्स 6 हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 2 है। तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा, 4 इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है ना पॉइंट, डन। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 4। इसका आंसर आप लोग इसको फिल क्या करेंगे, दैट इज 4, डन। बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब, 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। क्लियर है ना। अब उन्होंने यहाँ पर क्यू को बोल रखा है 3x3 मैट्रिक्स with rank 2 and T be a linear transformation from all set of 3x3 matrices over R to 3x3 matrices over R, है ना, be a linear transformation, then T of P which is equal to the QP, then rank of T के ऊपर बातचीत हमें यहाँ पर बोली गई है कि रैंक ऑफ T हमारे पास यहाँ पर क्या है। ध्यान से, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन, यस बिल्कुल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और क्लास जो है आप लोगों की अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स की बनेगी। अभी 47 मिनट हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स की आप लोगों की ये क्लास जो यहाँ पर ये बन रही होगी। ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, यस एवरीवन। 1 मिनट 7 सेकंड लेफ्ट। 3x3 मैट्रिक्स है, क्या हुआ आप लोगों की कोई 3x3 मैट्रिक्स है भाई, इतना भी क्या डरना। क्या हुआ आप लोगों की क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रही है, M ऑफ 3x3 ओवर R से बिलोंग कर रही है। और T मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप लोगों की M ऑफ 3x3 ओवर R टू M ऑफ 3x3 ओवर R पर यहाँ पर डिपेंड है। और आगे उन्होंने मुझे बोला कि T ऑफ P अगर मैं बोलता हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, Q इंटू P होगा। और आपको पता है ना ये जो एलिमेंट है P, ये कहाँ होना चाहिए, डोमेन स्पेस का होना चाहिए, डोमेन स्पेस का होना चाहिए, हाँ या ना।
यस, इसका मतलब P कहाँ होगा, हमारे पास यहाँ पर M ऑफ 3x3 ओवर R पे अवेलेबल होगा। इतनी मैंने आप लोगों को बात यहाँ पर बोल दी है। डन। इतनी बात पता करने पर भी आप लोग क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनहांस करें, हाउ टू थिंक, इसको थोड़ी सी और एनहांसमेंट लेके आए, जल्दी से सॉल्व करें। यस एवरीवन, अगर P मेरे पास यहाँ पर 3x3 का है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, है वो 3x3 की मैट्रिक्स Q और मैंने यहाँ पर उसको 2 रैंक पे लेना है, तो 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 0 ले लिया मैंने। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, इसको 0 0 0 पे ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक ये मेरी एक मैट्रिक्स है। अब मेरे को P चाहिए और वो भी फुल मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ले लिया A B C D E F और यहाँ से ले लिया G H और I की टर्म हमने यहाँ पर ले ली है, आया ना। अब अगर मैंने यहाँ पर T ऑफ P करा, वो Q इंटू P होगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 0 का पॉइंट। इसके साथ मुझे यहाँ पर लेना है दैट इज A B C D E F और यहाँ से हो जाएगा G H और I का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू बनेगी दैट इज A B C D E F और नेक्स्ट नंबर 0 0 0, ये बनेगा 0 0 0, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहे होंगे। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मुझे अब रैंक बतानी है। अब क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को इनके स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ M3x3 ओवर R, इसके अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M3x3 ओवर R लिखूँ, तो वो क्या होंगे मेरे पास 1 0 0 0 0 0 0 0 और 0, मेरा पहला बेस यहाँ पर होगा। दूसरा बेस होगा 0 1 0 0 0 0 और 0 0 0 का मेरा दूसरा बेस होगा। तीसरा बेस मेरे पास होगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये मेरे पास तीसरा बेस होगा। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0 0, चौथा नंबर। पांचवें नंबर पे आएगा 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये मेरे पास होगा इसका दैट इज पांचवा नंबर। छठे नंबर पे आएगा 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा दैट इज सिक्स नंबर पे मेरी इसकी ये बेस होगा, दैट इज 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ये मेरे पास सेवेंथ नंबर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0, ये मेरे पास एट्थ नंबर आएगा और नाइन्थ नंबर पे वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1, मेरे पास क्या इसका नाइन्थ नंबर पे वैल्यू हमारे पास एक्टिवेट रहेगी। हाँ या ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी डन। ये मेरे पास इसकी वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब हुआ क्या, बेसिकली मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, अगर मैं ए के कोरस्पॉन्डिंग इसको लिखूंगा ओनली वन को, तो ये मैट्रिक्स लूंगा। बी के कोरस्पॉन्डिंग लिखूंगा तो ये मेरा ए के लिए, ये मेरा बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, ये एफ के लिए, ये मेरा जी के लिए, ये जीरो और ये जीरो मैट्रिक्स आएगी। अब क्या करूंगा मैं, इसको उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जब हम लिख रहे थे तो 1 0 0 0 0 0 ऐसे लिखा जाएगा ना, ये 1 देखो ऐसे लिखा जाएगा ना, 1 इंटू पहली मैट्रिक्स प्लस 0 इंटू दूसरी मैट्रिक्स प्लस 0 इंटू तीसरी मैट्रिक्स एंड सो ऑन, बाकी सारे नंबर तो जीरो हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग अब मैं 9x9 की एक टी की मैट्रिक्स लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस दिस नंबर, वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी क्या, मेरे पास मैट्रिक्स आएगी टी की मैट्रिक्स जो बनेगी वो मेरे पास यहाँ पर 9x9 की बनेगी, दैट इज 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये मेरे पास टी की मैट्रिक्स का एक रो बना, दैट इज 0 1 0 0 0 0 0 0 0, दूसरा बना दैट इज 0 0 1 0 0 0 0 0 0, तीसरा बना 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये मेरे पास चौथी रो बनेगी 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये मेरे पास पांचवी रो बनेगी 0 0 0 0 0 1
0 0 0, ये मेरे पास छठी रो बनेगी 0 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 0। ये मेरे पास यहाँ पर 9x9 की मैट्रिक्स यहाँ पर आ चुकी है। अब रैंक ऑफ टी क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप लोगों के ने काउंट यहाँ पर कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 रोज आप लोगों को नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप लोगों को मिलेंगी। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो मेरे पास रैंक ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स टी, वो कितनी हो जाएगी 6। डन। तो इसका आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास, 6 इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है ना, पक्का? यस एवरीवन। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा PYQ का डिस्कशन एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम बहुत कम आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो फटाफट आप लोग इसकी क्विकली रिवीजन करें और ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फरवरी में है, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा FLTs आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अब फिर किसी और नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JAM एग्ज़ाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।